Hello everyone, welcome to our JEE पे जीत सीरीज। आई एम सोनाली फ्रॉम LearnoHub, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। तो चलो बच्चों, हो जाओ तैयार। आज हम करने वाले हैं अपने जेई सीरीज में मैथ्स के अंदर रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो अगर कैलकुलस को या तो समझो पूरे मैथ्स को अच्छे से समझना है और सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो ये टॉपिक आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। बिकॉज रिलेशंस एंड फंक्शंस नहीं समझा तो दैट मीन्स कुछ भी नहीं समझा। ये है बेस, तो इसे हम करेंगे इतना स्ट्रांग सो दैट कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आए हम उसको सॉल्व कर पाए, राइट। तो यहाँ पे जेई मेंस हो, एडवांस हो या तो कोई भी आपका एंट्रेंस लेवल का एग्जाम हो, उसमें आप इसे क्रैक करोगे। बिकॉज आप यहाँ मेरे साथ स्टार्टिंग से लेके एंड तक के अगर सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझते हो विथ लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल, तो आई एम श्योर आप खुद बोलोगे नाउ यू आर फुल कॉन्फिडेंट। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इसके कॉन्सेप्ट्स एड ऑन से। और आज हम कवर करेंगे पूरा का पूरा रिलेशंस, दैट मीन्स जो उसके अंदर हो सकती है टॉपिक, जहाँ से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं और जो बेसिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर द फ्यूचर, आगे के क्लासेस के लिए भी, सब मैं यहाँ कवर कराऊंगी विद प्रैक्टिकल एज वेल एज मैथमेटिकल एग्जाम्पल्स। ओके, तो स्टार्ट करो, रेडी हो जाओ अपने पेन एंड पेपर के साथ सो दैट वी कैन स्टार्ट टुगेदर। तो कितने लोगों को देखकर यहाँ भूख लग रही है? अगर लग रही है तो पॉज करो वीडियो और अभी जल्दी से खा लो जाकर, ठीक है। और उसके बाद एक बार स्टार्ट किया तो पॉज मत करना है, तभी करना है जब मैं बोलूँगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ध्यान से अच्छे से समझ के सीखना है, ठीक है। इतना ध्यान रखो कि ये जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दिस इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एकदम बेस है, इसको तगड़ा बना लोगे तो बिल्डिंग कितनी भी ऊंची बना लो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो सबसे पहले रिलेशंस एंड फंक्शंस की अगर हमने बात की है तो भाई ऑर्डर को कैसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये ऑर्डर्ड पेयर जो यहाँ आया है ये आपको बताएगा इसकी सारी बारीकियों को कि कैसे हम आगे जाके कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ेंगे, रिलेशंस पढ़ेंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे और फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मैक्सिमा, मिनिमा, एवरीथिंग, जितने भी फंक्शंस हो सकते हैं, जितने भी आपने अभी तक सुने हैं, आगे सुनोगे, सब यहीं से स्टार्ट होता है। ओके, तो सबसे पहले पिक्चर देख के क्या समझ में आया? गए हो आप एक जगह पे, नाम नहीं बताऊंगी, आपको पता ही है कहाँ जाना है, तो ये दोनों चीज़ें एकदम कॉम्बिनेशन में मिलेंगी, ठीक है। वैसे कहीं भी मिल सकती है बट ठीक है, चलो हम लोग चले गए, खाने के लिए ऑर्डर दिया। अब डिपेंड करता है, अगर मैंने जाके ऑर्डर किया, मुझे अगर भूख लगी और साथ में डेजर्ट चाहिए तो पहले मैं भाई बर्गर बोलूँगी, ऑर्डर कर दूँगी और फिर मुझे आइसक्रीम चाहिए, ठीक है। तो पहले मैं खाऊंगी और फिर आइसक्रीम लूँगी। बट ये अगर मेरे साथ कोई बच्चा जाएगा ना तो आई एम श्योर वो क्या बोलने वाला है, पहले मुझे आइसक्रीम दे दो, बर्गर मैं बाद में खा लूँ, राइट। यही होता है ना जनरली। तो इट डिपेंड्स अपॉन कि आपने ऑर्डर को किस फॉर्म में दिया है, राइट। दैट मीन्स पहले आपको क्या चाहिए, बाद में आपको क्या चाहिए। तो ये डिपेंड करेगा अपने सिचुएशन के हिसाब से। अगर हम मैथ्स के बारे में बात करें तो अपने कंडीशंस के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम ऐसा यहाँ पे पेयर बनाएंगे। तो पेयर का मतलब समझ ही रहे हो, दो चीज़ें होती हैं, राइट। दो होना चाहिए। तो यहाँ देख सकते हो मैंने इसलिए पेयर में दो चीज़ें ली हैं, एक है भाई बर्गर और दूसरा है अपना आइसक्रीम, करेक्ट। दैट मीन्स यहाँ ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि हमने अगर यहाँ पे A, B लिखा है, जस्ट अज्यूम कि A है अपना बर्गर और B है अपना आइसक्रीम, तो ये कभी भी इक्वल टू अपना B, A नहीं होगा, राइट। वाई? ये अगर इक्वल हुआ इसका मतलब A इज इक्वल टू B है, B इज इक्वल टू A है। ओके, ऐसा मत समझ लेना कि भाई उसके अंदर कंटेंट तो उतनी ही चीज़ें हैं, दैट मीन्स ए बी है तो चले ऐसे लिखो या वैसे लिखो, आप लिख सकते हो अगर ये किसी और तरीके से आपको किसी और फॉर्म में लिखना है। बट इफ़ आई एम टेलिंग यू कि यू हैव टू राइट द ऑर्डर्ड पेयर, इसका मतलब ऑर्डर इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, समझ रहे हो। ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर जो होता है दो ऑब्जेक्ट का, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डन। तो दैट मीन्स जब भी हम यहाँ पे अगर लेट अस अज्यूम मैंने यहाँ पे A, B इज इक्वल टू लिख दिया X, Y, ठीक है। तो ये अगर इक्वल है तो इसका मतलब श्योर शॉर्ट है कि जो यहाँ का पहला कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो एग्जैक्टली इक्वल है और जो दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो एग्जैक्टली इक्वल है। तभी हम ऐसे ऑर्डर्ड पेयर को इक्वेट कर सकते हैं,
गॉट द आइडिया, अंडरस्टूड द पॉइंट। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है। इसको एक और एग्जांपल से अच्छे से समझते हैं। चलो आपके क्लास का रूम का एग्जांपल लेते हैं। आई एम श्योर यहाँ पे जितने भी मैक्सिमम बच्चे होंगे वो क्लास 11 या 12 के होंगे या तो पास आउट होंगे, बट इमेजिन कर लो कि आप क्लास 11 और क्लास 12 के बच्चे हो। अब मैंने ना एक क्विज बनाना है, एक टेस्ट दे रही हूँ मैं आपको। अब टेस्ट में ऐसा है कि मेरे साथ भाई मैं जो पढ़ा रही हूँ 11 12 दोनों के बच्चे पढ़ रहे हैं, दोनों ही एलिजिबल है तो दोनों ही पढ़ रहे हैं, बिकॉज दे आर जस्ट गोइंग फॉर जेईई एग्जाम। ओके, तो अब मैंने जो क्वेश्चन देना है वो इस तरह से देना है कि उस टेस्ट में वही सारे लोग एप्लीकेबल होंगे, जिसमें से दो दो पेयर बनाना है मैंने, ऑर्डर्ड पेयर में ही टेस्ट लेने हैं। ओके, एक बेंच पे 2 बच्चा बैठ सकता है, एक बेंच पे 2 बच्चा बैठ सकता है। अब उस बच्चे में जो पहला बच्चा होगा वो क्लास 11 से उठ के आना चाहिए, देख सकते हो कलर को मैंने ब्लू रख लिया है यहाँ पे। और जो दूसरा बच्चा होना चाहिए वो क्लास 12 से उठ के आना चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो बॉय है या गर्ल है, या तो फिर कैसा बच्चा है, टॉप क्लास का बच्चा है या एवरेज है या फिर बिलो एवरेज है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट बच्चे का जो पेयरिंग होगा यहाँ पे वो इस तरह से होगा और ये दोनों बच्चे ही अपने टेस्ट में एलिजिबल होंगे। अब मैंने क्वेश्चन पूछना है, वैसे वैसे करके उनको उस तरह से मार्क्स दिए जाएंगे। अब किसी बच्चे ने सोचा कि चलो सर को क्या ही या मैम को क्या ही पता चल रहा है, मैं क्या करती हूँ यहाँ से 12 के ही 2 बच्चे साथ में बैठ जाते हैं, ठीक है। बट जैसे ही आप बैठोगे सो दैट ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर कर पाए, जैसे ही आप बैठोगे आप यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, समझ रहे हो। दैट मीन्स मैंने अगर कंडीशंस लिख दिया है दैट ऑर्डर्ड पेयर कुछ इस तरह का होना चाहिए कि पहला बच्चा क्लास 11 का, दैट मीन्स पहला क्वेश्चन पहले मैं 11 क्लास से पूछूंगी और दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो 12 वाले से ही पूछना है। तो दैट मीन्स यू हैव टू फॉलो दिस रूल। क्लियर। तो रूल क्या है, ऑर्डर्ड पेयर में जो भी हम ऑर्डर बोल रहे हैं उसी ऑर्डर में ही एलिमेंट्स होने चाहिए। क्लियर, अंडरस्टूड द पॉइंट। तो चलो अब देखते हैं इसके आगे। अब बात करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट की। ऑर्डर हमें समझ में आ गई बात की ऑर्डर क्या है, ऑर्डर में ही होना चाहिए। अगर 1 2 बोला है तो 1 2, ऐसा नहीं कि 2 1 हो सकता है, राइट। तो अब कार्टेशियन प्रोडक्ट का नाम क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट में प्रोडक्ट वर्ड जो आया है दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, राइट। इतना थॉट तो आपको पता है इसके बारे में। तो अब जब मल्टीप्लीकेशन हम करते हैं तो क्या करते हैं, किसी 2 चीज़ के बीच में ही करेंगे ना, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे है, हम यहाँ पे प्रोडक्ट जो लेते हैं वो 2 सेट्स के बीच में लेते हैं। ओके, तो एक सेट लेट अस अज्यूम ए है और दूसरा सेट जो है वो है अपना बी, राइट। अब दोनों ही सेट हमें ऐसे लेने होंगे जो कि नॉन एम्प्टी हो, एम्प्टी सेट नहीं ले सकते, राइट। दैट मीन्स फिर प्रोडक्ट क्या करेंगे हम, समझ रहे हो बात। जैसे कि आप 0 से कुछ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करते थे, जैसे 2 × अगर 0 में बोलती थी तो क्या बोलते थे अब रिजल्ट 0। तो सिमिलरली कार्टेशियन प्रोडक्ट में 0 का मतलब यहाँ पे अब समझ लो कि वो एम्प्टी सेट है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब भी हम यहाँ प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना चाहेंगे तो हम हमेशा 2 सेट ऐसे लेंगे जो नॉन एम्प्टी हो। ओके, तो जब नॉन एम्प्टी सेट का हम प्रोडक्ट लेते हैं तो उसे हम दिखाते हैं A क्रॉस B के फॉर्म में। अब यहाँ पे एलिमेंट किस तरह से लिए जाते हैं, इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो कुछ नहीं बल्कि ऑर्डर्ड पेयर होंगे, तभी तो हमने भी ऑर्डर्ड पेयर पढ़ा, समझ रहे हो बात को। दैट मीन्स हमेशा हम A क्रॉस B को कैसे लिखेंगे, A, B, सच दैट, ये तो पता ही है आपको कैसे लिखा जाता है, सेट में ऑलरेडी आपने देखा हुआ है कि लिखने का तरीका जो होता है एक कैसा होता है अपना, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा होता है रोस्टर फॉर्म, राइट। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है, तो कैसा लेना चाहिए, सच दैट A जो है दैट मीन्स पहला एलिमेंट जो है वो बिलोंग करेगा फर्स्ट वाले सेट से, और जो ये दूसरा वाला एलिमेंट B है वो बिलोंग कर रहा है अपने सेकेंड वाले सेट से। गॉट द आइडिया, अंडरस्टूड द पॉइंट। दैट मीन्स ये ऑर्डर्ड पेयर जो होगा ये एक बनाएगा सेट और उसी सेट को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। जस्ट टेक द एग्जांपल, लेट अस अज्यूम A के अंदर मैंने ना ये सारी चीज़ें रखी है A B C D, और B के अंदर मैंने ये सारी चीज़ें रखी हैं 1 2 3, राइट। तो इसे हम इस तरह से बॉक्स के फॉर्म में भी दिखाते हैं कि किस तरह से हम इसके अंदर के सारे लिखेंगे एलिमेंट्स। तो यहाँ जो एलिमेंट्स होगा वो A के साथ 1 का पेयरिंग करेंगे, दैट मीन्स ऑर्डर्ड पेयर बना तो A, 1 हो गया। फिर A के साथ 2 की भी पेयरिंग होगी तो A, 2, फिर A, 3 भी लिखा। इसी तरह से B1 B2 B3 C1 C2 C3 एंड D1 D2 D3 लिखते हैं हम, करेक्ट। अब चलो एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ। लेट अस अज्यूम मैंने ना x इक्वल्स टू, हमेशा a भी देख रहे हो, समटाइम्स आपको x y से भी डील करना पड़ेगा। लेट अस अज्यूम x के अंदर मैंने लिख लिया है 1, 2, ठीक है, और y के अंदर मैंने लिख लिया है a b, जस्ट उसका अपोजिट कर दिया मैंने, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ना इफ आई वांट टू राइट x क्रॉस y, ये समझ लेना कि ये x है और ये क्रॉस है,
ओके, डबल एक्स मत समझ लेना। तो अगर मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है एक्स एंड वाई का, तो मुझे कैसे लिखना होगा, एज कि ये सेट है तो हम कर्सिव ब्रैकेट तो देंगे ही, करेक्ट। कर्सिव ब्रैकेट के अंदर मुझे क्या लिखना होगा, इसके एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर। कैसा ऑर्डर्ड पेयर, जिसमें जो पहला एलिमेंट होगा वो पहले वाले सेट का। तो क्या है अपना पहला एलिमेंट का पहला सेट नंबर, यहाँ 1 लिखेंगे। ये किसके साथ पेयर बना रहा है, जो दूसरा सेट है उसके एलिमेंट्स के साथ, दैट मीन्स ए के साथ बनाएगा। सिमिलरली 1 का हम बी के साथ भी बना सकते हैं, है या नहीं, राइट। फिर अगेन मैं 2 का 1 के ए के साथ बनाऊंगी और फिर 2 का बी के साथ, और इसके साथ ही अपना ये कर्सिव ब्रैकेट जो है यहाँ बंद हो जाएगा। एंड दिस विल बी आवर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई। गॉट द आइडिया, अंडरस्टूड द पॉइंट। कुछ तो समझ में आ ही गया होगा कि क्या होता है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, जल्दी से पॉज करो वीडियो को और एक अपने आप से एक एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। एग्जाम्पल लो और लिखने की कोशिश करो कि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में लिखते कैसे हैं। हमेशा ध्यान रखना कि अगर मैंने यहाँ पे x क्रॉस y बोला है, ठीक है, तो ये हमेशा यही होगा। अगर लेट अस अज्यूम मैंने यहाँ पे लिख दिया इस तरह से 1, b, फिर मैंने यहाँ से चलो a का 2 के साथ लिया, ठीक है, फिर मैंने ले लिया चलो 2, a, उसके बाद मैंने यहाँ पे b, a, अगर इस तरह से लिख दिया तो बोलोगे 4 एलिमेंट यहाँ पे भी हैं और ऑलमोस्ट एक जैसे ही है। 1a यहाँ है तो यहाँ पे चलो 1a नहीं था तो मैंने इंक्लूड कर लिया, चलो a, 1 मान लो लिख दिया, ठीक है। और आप बोलोगे कि ये दोनों सेट इक्वल है, तो ये दोनों सेट बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। वाई, बिकॉज यहाँ पे 1 जो है आप देख लो 1 यहाँ से है, दैट मीन्स दिस एलिमेंट इज परफेक्टली फाइन, ये एकदम बिलोंग करना चाहिए और है यहाँ। बट a, 2 जो मैंने लिख लिया यहाँ, आप देख सकते हो a कहाँ है, कौन से सेट से है, a है अपने y में और जो 2 है वो है अपने x में, तो ये यहाँ पे होना नहीं चाहिए। क्यों, बिकॉज ऑर्डर्ड पेयर जब हम लेते हैं इसके अंदर तो हमेशा ध्यान रखना कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर हम उन्हीं एलिमेंट्स को लिख सकते हैं जो कि ऑर्डर्ड पेयर है इस तरीके का कि पहला एलिमेंट जो है वो कहाँ से होना चाहिए, पहले वाले सेट से, और दूसरा एलिमेंट जो है कहाँ से होना चाहिए, दूसरे वाले सेट से। क्लियर, अंडरस्टूड। तो a क्रॉस b अगर मैं बात करूँ, दैट मीन्स यहाँ पे अगर मैं, दैट मीन्स ये इक्वल है ही नहीं, तो अगर मैं बात कर रही हूँ a क्रॉस b की, अब मैं इसको इक्वेट कर दूं b क्रॉस a के साथ, तो मुझे बताओ कि क्या ये ट्रू होगा? नो, इट विल नॉट बी इक्वल। अगर तो ये इक्वल होता है तो इसका एक ही मतलब है कि a इज इक्वल टू b होगा। वाई, टेल मी वाई। यहाँ जस्ट उल्टा करके देख लो आप, यहाँ जब आप y क्रॉस x निकालोगे इधर से, तो y क्रॉस x निकालने पे हमारे पास क्या क्या एलिमेंट्स बनेंगे, a, 1, देन a, 2, देन यहाँ से b, 1 एंड देन b, 2, राइट, यही बन रहा है ना। अब देखो कि क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं। एलिमेंट्स, दैट मीन्स अगर आप बात करो कि इसके अंदर a और 1 जो चीज़ें हैं उसको आप सेपरेटली नहीं बोल सकते कि वो एलिमेंट है। एलिमेंट क्या है इसका, जो भी कॉमा के साथ सेपरेटेड है आफ्टर दिस ब्रैकेट, दैट मीन्स दिस इज 1 एलिमेंट, दिस इज सेकेंड एलिमेंट, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ एलिमेंट। काफ़ी बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है, वो a को भी और 1 को भी ऐसे सेपरेटली बोल देते हैं कि इसका एलिमेंट है, बट दैट इज नॉट द एलिमेंट, दे आर द एलिमेंट ऑफ x एंड y। बट यहाँ पे अगर मैं x क्रॉस y या y क्रॉस x के एलिमेंट की बारे में बात करूँ तो वो हमेशा ही ऑर्डर्ड पेयर होगा। क्लियर है बातें, समझ में आ गई चीज़ें कि क्यों है ऐसा और कैसे होता है, राइट। तो इसके आगे हम देखते हैं कि इसके बारे में कुछ और समझ लिया जाए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ओके, और किस तरह से लिखा जा सकता है। तो देखो r क्रॉस r जो मैंने यहाँ लिखा है इसका क्या मतलब है, r मतलब अब आपको समझ में आ जाना चाहिए बिकॉज सेट्स का चैप्टर आपने अच्छे से कर लिया है, ओके। तो r का मतलब होता है रियल नंबर। तो अगर मैं 2 रियल नंबर्स के यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट को निकालना चाहूँ तो इसका मतलब होगा कि इसके अंदर मैं लिख सकती हूँ x, y सच दैट x एंड y बोथ बिलोंग टू रियल नंबर, करेक्ट। दैट मीन्स ये किस तरह का हो गया अपना सेट, इनफाइनाइट सेट, इजंट इट, क्योंकि मैंने यहाँ रेस्ट्रिक्ट नहीं किया है r को। यू नो कि r जो है रियल नंबर है और रियल नंबर में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, है ना। तो जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स का हमने जो सेट लिया और उसका हमने निकाल लिया है यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो भी एक सेट है और ये भी क्या होगा, एक इनफाइनाइट सेट। गॉट द आइडिया, समझ रहे हो बात को कि कैसे हम पिछली चीज़ों को यहाँ रिलेट करते हैं,
है ना। तो ये इनफाइनाइट सेट मिल रहा है, और ये कभी मत समझना कि हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट लेने के लिए हमेशा ज़रूरी है कि ए और बी दोनों डिफरेंट हो, ऐसा बिल्कुल नेसेसरी नहीं है। ए क्रॉस ए भी ले सकते हैं, बी क्रॉस बी भी ले सकते हैं, सी क्रॉस सी नेचुरल नंबर का भी हम ले सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, रियल नंबर का, सब कुछ ले सकते हैं। ओके, क्लियर? दैट मीन्स इनफाइनाइट सेट का भी हो सकता है और अपने फाइनाइट सेट का भी हो सकता है। डन, समझ में आ रही बात? अब देखो ट्रिपल आर मूवी के बारे में याद आ गया क्या? राइट, गाने याद आ गए ना दिमाग में, बिल्कुल राइट। चलो अब ट्रिपल आर के बारे में बात करें तो इसका क्या मतलब है, आर क्रॉस आर है ये। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जब एलिमेंट की, तो यहाँ ऑर्डर्ड पेयर ना होके क्या होगा, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट होगा। बिकॉज हमने क्या किया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया है आर के बीच में, फिर से आर के बीच में, फिर से आर के बीच में। तो दैट मीन्स तीन एलिमेंट्स आ रहे हैं एक साथ टुगेदर, कंबाइंड होके कैसा बनाता हुआ, ऑर्डर ट्रिपलेट। क्लियर? तो यहाँ x, y, z होगा, जहाँ पे x, y एंड z बिलोंग करेगा किसको, अपने रियल नंबर को। करेक्ट? यहाँ पे अगर मैं चाहूँ कि A, B, C तीन अपने सेट्स हैं और इसका मैं लेना चाहूँ अगर यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो क्या होगा, यहाँ पे भी लिखा जा सकता है A क्रॉस B क्रॉस C, देयर इज नो प्रॉब्लम। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो एकदम A ही होना चाहिए तीनों, या तो फिर R ही होना चाहिए, ऐसा कुछ। क्लियर? चलो, तो ये बात समझ में आ गई। अब देखो, जो मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बात बताई थी कि अगर a, b इक्वल्स टू, अगर मैं x, y लिख रही हूँ तो इसका मतलब करेक्ट, दोनों की वैल्यू जो है क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट की इक्वल होगी, a इक्वल्स टू x, b इक्वल्स टू y। डन। अब देखो, जब नंबर ऑफ a यहाँ पे इक्वल्स टू p है और नंबर ऑफ b अगर q है, तो अपने पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में उसमें कितने नंबर होंगे। अगर आपको वहाँ याद होगा जो अभी अभी आपने पढ़ा है और हमने यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला हुआ था, तो आप देख सकते हो a क्रॉस b का जो हमने प्रोडक्ट निकाला था कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो कितने एलिमेंट हमारे पास आए थे, यहाँ से देखो 3 3 3 3, दैट मीन्स 12, है ना। तो टोटल नंबर हमें यहाँ पे मिले थे 12, और इस केस में कितने मिले थे देख लो, 1 2 3 4, राइट। इस केस में हमें मिले थे 4। तो आप समझ रहे हो कि कैसे आ रहा है, नंबर ऑफ x इंटू नंबर ऑफ y, दैट मीन्स 2 इंटू 2 इज हियर 4। यहाँ देखो नंबर ऑफ a कितना है 4, नंबर ऑफ b कितना है 3, दैट मीन्स 4 इंटू 3 इज 12। गॉट द आइडिया? तो बेसिकली क्या करना है हमें, नंबर ऑफ a क्रॉस b जो होगा वो नंबर ऑफ a इंटू नंबर ऑफ b होता है। क्लियर? बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। तो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्लियर? चलो, अब जब मैंने बात की थी ना कि जब आप यहाँ पे एम्प्टी सेट के साथ लेते हो कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो क्या मिलेगा रिजल्ट, सिमिलर टू दैट जीरो। जैसे कि जीरो के साथ आप किसी को भी मल्टीप्लाई करो तो जीरो रिजल्ट मिलता है, वैसे ही किसी भी, चाहे वो इनफाइनाइट सेट हो या तो फाइनाइट सेट हो, अगर उसका आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया एम्प्टी सेट के साथ, तो रिजल्ट में मिलेगा एम्प्टी सेट। डन? ओके। नाउ अगर मैं a क्रॉस b के बारे में बात करूं, जो कि ऑलरेडी बता चुकी हूं, तो इट विल नॉट बी इक्वल टू b क्रॉस a, बट अगर ये इक्वल होता है तो इसका मतलब है कि a इज इक्वल टू b है, तभी ये इक्वल होगा। डन? अंडरस्टूड द थिंग? तो ये सारे कॉन्सेप्ट के साथ बढ़ते हैं आगे। तो चलो अब दिमाग की बत्ती को जलाते हुए चलते हैं, एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है? तो समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीजें हमने अभी तक समझी। ओके, तो जिन बच्चों को खुद से ट्राई करना, जल्दी से पॉज कर लो वीडियो और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। डन? तो चलो देखो यहाँ क्या है, लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स। समझ रहे हो, एक नॉन एम्प्टी सेट है और हमने क्या किया है, ए के साथ ही ए का हमने निकाल लिया है अपना प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स, अमॉन्ग विच 2 आर हियर गिवन एज -2 0 एंड 0,2। क्या मतलब हुआ, दैट मीन्स हमें जो यहाँ पे a क्रॉस a में एलिमेंट्स हैं उनमें से 2 एलिमेंट बता दिए गए हैं, -2,0 एंड साथ में 0,2। बाकी जो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स बचे, 7 एलिमेंट्स हैं, उनके बारे में हमें नहीं पता। डन? ओके, इतनी बात कही गई है यहाँ। अब आपको ये बताना है कि A में कौन सारे एलिमेंट्स होंगे, दैट मीन्स बेसिकली आपको सेट A के बारे में बताना है। यहाँ क्या करोगे, जो कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़े हो आप उसी को यूज़ करना है। यहाँ क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स के बारे में बता दिया गया है और नंबर ऑफ बताया गया है कि a क्रॉस a में कितने हैं, 9।
है ना। एंड यू ऑल नो कि नंबर ऑफ ए क्रॉस ए का बेसिकली मतलब क्या है, नंबर ऑफ ए इनटू नंबर ऑफ ए, दैट मीन्स बेसिकली नंबर ऑफ ए का स्क्वायर। लेट अस अज्यूम वो है अपना n, तो अगर n का स्क्वायर हो गया यहाँ तो हम क्या बोल सकते हैं, n इक्वल्स टू 3 होगा, राइट। दैट मीन्स जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे, है ना। ये समझ में आ गई बात हमें। अब 3 है, हम तीनों के बारे में हमें बताना है। अब देखो यहाँ पे क्या है मजे की बात, -2, 0 जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, ऑफ कोर्स ए क्रॉस ए को बिलोंग कर रहा है ना। अगर ये ए क्रॉस ए को बिलोंग कर रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ कि -2, दैट मीन्स जो पहला एलिमेंट है वो ए को बिलोंग करेगा, दैट मीन्स -2 बिलोंग कर रहा है ए को। सिमिलरली 0 जो है वो दूसरे सेट को बिलोंग करेगा, दैट मीन्स 0 भी बिलोंग किसको कर रहा है, ए को, करेक्ट। सिमिलरली हम ये भी लिख सकते हैं कि 0,2 भी जो है वो भी किसको बिलोंग कर रहा है, ए क्रॉस ए को, दैट मीन्स ए क्रॉस ए का वो एलिमेंट है, करेक्ट। अब यहाँ से भी हमें क्या समझ में आई बात कि 0 अपना किसको बिलोंग करेगा, ए को, तो 0 बिलोंग कर रहा है ए को, और यहाँ से 2 बिलोंग कर रहा है किसको, ए को, तो 2 बिलोंग कर रहा है यहाँ से ए को। तो देयरफॉर बेसिकली अपने पास ए में कौन सारे एलिमेंट आ गए, 3 है। और यहाँ से देखो तीनों ही डिस्टिंक्ट एलिमेंट कौन कौन से हैं, एक है -2, एक है 0 और एक है 2, तो -2, 0, 2 विल बी द आंसर, राइट। समझ में आ गई बात, कितना सिंपल सा था ना, राइट। तो ऐसे ही सारे लॉजिक्स को लगाते हुए आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, देख सकते हो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। डन, अंडरस्टूड। तो चलो अब आगे चलते हैं और थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट के। तो ये देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले जो कि हमने सेट में सीखा हुआ है वैसे ही यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगता है। यहाँ पे हमने क्या किया, ए क्रॉस लगा दिया, दैट मीन्स यहाँ पे आ गया है अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए क्रॉस किसके साथ, बी यूनियन सी, सीधा आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ए क्रॉस बी हो गया यूनियन ए क्रॉस सी, डन, है ना, बहुत सिंपल। सिमिलरली जब यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आएगा तब भी हम इसी तरह से करेंगे, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन हो जाता है ए क्रॉस सी, क्लियर। अब ऐसे ही जब यहाँ पे b माइनस सी है और यहाँ क्रॉस है, सेम वे में ये डिस्ट्रीब्यूट होके a क्रॉस b माइनस a क्रॉस सी हो जाता है। बहुत ही सिंपल है, एक याद हो गया दैट में सारे याद हो गए आपको, राइट। और ऑलरेडी याद करने की जरूरत भी नहीं है, जैसा कॉन्सेप्ट चला था सेट में वैसा ही यहाँ चल रहा है, डन। अब आगे देखो, जब हमने बात की है A इज अ सबसेट ऑफ B, प्रॉपर नहीं है, सबसेट है, इसका मतलब A कैन बी इक्वल टू B ऑल्सो। डू यू रिमेंबर दैट डिफरेंस, राइट। काफ़ी बच्चों को कंफ्यूजन होता है सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट में, तो इसको एकदम ध्यान से देख लेना। जिनको कंफ्यूजन है और जिन्होंने सेट वाली क्लास नहीं की है, गो एंड देयर सी दैट वीडियो, ओके। उसमें मैंने पूरे अच्छे से बारीकी से समझाया है विथ लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल, ओके। तो जेई के जीत में आपको एक भी कॉन्सेप्ट को ऐसे हल्के में नहीं लेना है और छोड़ना नहीं है, ओके। जब तक कॉन्सेप्ट बिल्कुल तगड़ा नहीं होगा ना तब तक आप एकदम अपने जीत को हासिल नहीं कर सकते हो। तो चलो आगे बढ़ते हुए देखते हैं अब यहाँ क्या है। 10, जब अगर A है अपना सबसेट ऑफ B तो हमारे पास क्या होगा, जब हम A क्रॉस A करेंगे दैट मीन्स A का ही कार्टेशियन प्रोडक्ट विद A, तो ये हमेशा ही सबसेट होगा किसका, A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A का। कितनी मजे की बात है, सोचो A क्रॉस B किया हमने और फिर B क्रॉस A किया, दैट मीन्स क्यों किया, बिकॉज यू नो कि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, राइट। तभी हमने दोनों का ही क्रॉस प्रोडक्ट किया और उसका इंटरसेक्शन जो होगा ना वो होगा इसका सुपर सेट, दैट मीन्स A क्रॉस A का सुपर सेट, अंडरस्टूड। दैट मीन्स A इन दोनों का जो अपना इंटरसेक्शन में जो भी एलिमेंट्स होंगे, जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे, उन्हीं में से होगा अपना A क्रॉस A, क्लियर, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। आगे बढ़ो। अब यहाँ हमने क्या किया, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस D जब कर देंगे, ध्यान देना यहाँ पे अपने पास 3 सेट आ चुके हैं, इनफैक्ट 4 सेट आए हुए हैं। A क्रॉस B है, अब C क्रॉस D है, इन दोनों को अगर हमने इंटरसेक्शन किया है तो बस यहाँ पे क्या है ना, साइन इंटरचेंज हो जाते हैं। A इंटरसेक्शन C पहले लिख दो, क्रॉस आ जाएगा सेंटर में और फिर B इंटरसेक्शन D, डन। तो बस यही एग्जाम यहाँ पे एकदम इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है, आप चेक करके भी देख सकते हो, कुछ एग्जांपल्स लेके भी, डन। तो ये हमेशा होता है। सिमिलरली जब यहाँ पे हमने क्या किया, A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A किया है, ध्यान देना यहाँ पे जैसे A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A किया था तो हमें मिला था कि ये है सुपर सेट ऑफ A क्रॉस A। अब यहाँ हम अगर रिजल्ट इसका निकालना चाहे तो वो क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B क्रॉस B इंटरसेक्शन A,
समझ रहे हो बात? तो आप इसका मतलब क्या समझ में आया आपको कि जब हमने A इंटरसेक्शन B निकाला है तो ऑफ कोर्स दैट विल बी इक्वल टू B इंटरसेक्शन A, दैट मीन्स इसी का वो क्रॉस प्रोडक्ट खुद के साथ ही ले रहा है। करेक्ट? अंडरस्टूड द पॉइंट, राइट? तो ये यही बता रहा है। अब यहाँ देखो हमने डी मॉर्गन्स लॉ जस्ट लगा देना है। डी मॉर्गन्स लॉ सबको याद ही है ना, राइट? तो A क्रॉस B बार यूनियन C बार का होल बार हमने लिया है। तो यू ऑल नो कि जब हमने यहाँ पे B बार यूनियन C बार का होल बार लिया है तो बेसिकली अप्लाइंग द डी मॉर्गन्स लॉ क्या हो जाता था, B बार का ये होल बार होगा एंड देन ये जो यूनियन है वो बन जाता है इंटरसेक्शन C बार का होल बार। दैट मीन्स बेसिकली B इंटरसेक्शन C बन जाता है ना? यही तो होता है डी मॉर्गन्स लॉ, राइट? तो उसी के साथ हमें सोचो क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो सेम हो जाएगा ना इसके जितना। तो देखो वही आ गया है A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। क्लियर? अब देखो अगर हमारे पास नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B जो है वो n है, नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B की बात की है, ध्यान देना, अगर वो n है तो हमें नंबर ऑफ A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A, और ये होता कितना है देख लो, अभी अभी आपको दिखाया था कि जब हमने बात करी है यहाँ पे A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A, तो ये बेसिकली क्या है, A इंटरसेक्शन B क्रॉस B इंटरसेक्शन A, इजंट इट? दैट मीन्स अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो इसकी जगह पे क्या लिख सकती हूँ, A इंटरसेक्शन B क्रॉस B इंटरसेक्शन A, है ना, राइट? ये लिख सकती हूँ। एंड यू ऑल नो कि जब हम क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे जब कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं, अगर ये A है ये B है, तो नंबर ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू नंबर ऑफ A इंटू नंबर ऑफ B होता है। और अभी अभी हमने देखा कि ये ऑलरेडी हमारे पास n है, तो ऑफ कोर्स n इंटू n होगा एंड दैट इज नथिंग बट n स्क्वायर, और वही तो है रिजल्ट। क्लियर? समझ में आ रही बात कि कैसे सारी प्रॉपर्टीज जो है ना एक दूसरे से रिलेटेड है, बट अगर ये आप ध्यान में रख लोगे, याद कर लोगे ना, तो फिर क्या है कि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अंडरस्टूड? तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रिलेशन की। ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ गए कि उसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। अब रिलेशन की, रिलेशन में तो आप ऐसे ही माहिर हो, है ना? हमने बचपन से यही तो सीखा है कि हमारे घर में हमने बहुत सारे रिलेशंस देखे हैं, मम्मा का, पापा का, दादा का, दादी का, नाना का, नानी का, बच्चे का, मौसी का, मतलब हर तरह के रिलेशन है हमारे पास, है ना? तो उसी तरह के रिलेशन अपने मैथ्स में भी होते हैं। ओके, तो प्रैक्टिकल लाइफ में जो रिलेशन है उसी को हमने कन्वर्ट कर दिया है मैथमेटिकल टर्म्स में। डन? तो इसका मतलब क्या समझ में आया? अगर एक फैमिली के बारे में बात की है तो उस फैमिली में बहुत सारे रिलेशंस हैं। इसका मतलब फैमिली जो है अपनी वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में पर्टिकुलर किस तरह का हम रिलेशन निकालना चाह रहे हैं उसमें से, वो हो गया आपका रिलेशन। इसका मतलब कि रिलेशन जो है वो कुछ नहीं बल्कि सबसेट है किसका? अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ओके, अंडरस्टूड द पॉइंट? यस, समझ में आ रही बात आपको? तो बस यही है यहाँ कि सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नथिंग बट योर रिलेशन। अब यहाँ पे क्या समझाता है ये रिलेशन, किस तरह से हमने उसे डिफाइंड किया है, दैट मीन्स जिस तरह का हमने डेफिनेशन दिया है रिलेशनशिप को उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसके अंदर हमने कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं और कैसा वाला उसके अंदर एलिमेंट लिखना है। करेक्ट? तो ये टोटली डिपेंड कर रहा है कि हमने A और B के बीच में, दैट मीन्स जो पहला एलिमेंट है अपना और जो दूसरा एलिमेंट है उसके बीच में किस तरह का रिलेशन डिफाइन किया है। जैसे टेक द एग्जाम्पल ऑफ का लास्ट वाला जो कि क्लास 11 और 12 के बच्चे मैंने लिए थे ना, तो चलो क्लास 11 एंड 12 के बच्चों को बुलाते हैं। ओके, अब यहाँ पे पहले मैंने क्विज लिया था। ओके, अब क्विज का रिजल्ट आ गया है। अब मुझे पेरेंट टीचर मीटिंग करनी है। डन? अब पेरेंट टीचर मीटिंग करनी है ना, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अब देखो कुछ बच्चे जो मैंने 11 से उठाए थे और कुछ 12 के जो पैसे पेयरिंग किए थे, अब मुझे जब पेरेंट टीचर मीटिंग में बुलाना है तो पेरेंट्स को बुलाना है, हर एक बच्चे के पेरेंट को बुलाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि थोड़ा टाइम यहाँ पे अपना जो हमने वेस्ट करना है उसको थोड़ा सा बचा लेना है, वेस्ट तो नहीं यूटिलाइज करना है, तो उसको थोड़ा हम कम कंज्यूम कर सकते हैं। कैसे? अलग अलग से बुलाने से अच्छा है कि ऐसे भी तो कुछ पेरेंट्स हैं ना जिनके दोनों ही बच्चे 11 एंड 12 में हैं, दैट मीन्स एक बच्चा 11 में है और दूसरा बच्चा 12 में है। दैट मीन्स यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे हैं 11 एंड 12 के जिनके बीच में भाई बहन वाला रिलेशन है, तो क्यों ना वैसे बच्चों के पेरेंट को एक साथ ही बुला लिया जाए।
करेक्ट, राइट। तो इसका मतलब मैं क्या करूँगी, अब एक रिलेशन बनाऊंगी, यहाँ पे डिफाइन करूँगी और उसमें बोल दूंगी भाई जितने बच्चे जो कि 11 और 12 से आए हुए थे, सेम जिस तरह का मैंने पैटर्न बोला था ऑर्डर पेयर वो वैसे ही है। अब इनमें से वैसे बच्चे आ जाओ इस रिलेशन के अंदर जो कि भाई बहन वाला रिलेशन रखते हो। तो देखो 11 से उठ के एक बच्चा आया, उसके साथ एक उसकी बहन आ गई। फिर यहाँ पे देखो दोनों सिस्टर भी हैं, एक यहाँ पे पढ़ती थी 11 में, एक 12 में। यहाँ पे 2 ब्रदर भी आए हैं इस तरह से। दैट मीन्स से बहुत सारे बच्चे बन सकते हैं। तो अब उस रिलेशन के अंदर मैंने सिर्फ इन्हीं बच्चों को ही रखना है। अंडरस्टूड, गॉट द आइडिया कि कैसे यहाँ पे रिलेशन डिफाइन होता है। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन कि हमने किस तरह से डिफाइन किया है। ओके अब उस डेफिनेशन के अंदर हम उन सारे एलिमेंट्स को रख देंगे, बट हमेशा ध्यान रखना जो एलिमेंट होगा यहाँ वो क्या है, करेक्ट ऑर्डर्ड पेयर। अगर हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसा वाला लिया है, दैट मीन्स जो फैमिली में से उठाया है, जहाँ से हमें उठाना है रिलेशन, वो अगर हमने लिया है एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ट्रू सेट। क्लियर, अगर यही 3 सेट का होता तो यहाँ पे ट्रिपलेट बनते। अंडरस्टूड, तो टोटली डिपेंड्स कि हमने कहाँ से उठाना है और किस तरह के रिलेशन में डिफाइन करना है। करेक्ट, अंडरस्टूड। चलो अब आगे बढ़ते हुए समझते हैं थोड़ा इसको और एक एग्जाम्पल से। टू टेक द एग्जाम्पल, चलो जल्दी से पॉज कर लो, पढ़ो और ट्राई करो सॉल्व करने का। क्या है यहाँ, लेट a इक्वल्स टू 1 2 3 ले लिया है, सिंपल सा एग्जाम्पल है। नाउ राइट द कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस a जल्दी से लिख लो। ओके एंड द रिलेशन r फ्रॉम a टू a, रिलेशन भी लिखना है। कैसा रिलेशन, डिफाइंड एज, डिफाइंड हमने कर दिया है कुछ इस तरीके से। ओके इसका मतलब सबसे पहले तो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख डालो। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, पहला एलिमेंट भी a से और दूसरा एलिमेंट भी a से, राइट। तो सबसे पहले जब भी इस तरह के काम करते हो ना तो ध्यान में रख लो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट बन के आ रहे हैं। कितने हैं एलिमेंट a में, 3, दैट मीन्स 3 इंटू 3 हो जाएगा 9। तो 9 एलिमेंट्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। एक माइंड में कैलकुलेशन रहता है तो आप गलती से भी कोई मिस नहीं करोगे। तो चलो अब सबके पेयरिंग लिख दो। तो यहाँ पे 1,1 हो जाएगा, देन 1,2, देन 1,3। तो जनरली मैं जब भी ऐसे लिखती हूँ तो मैं इस तरह से लिख लेती हूँ सो दैट कोई भी छूटे ना। अगर लंबे में लिखते जाओगे तो होता है कि ऐसे मिस हो जाता है। तो बेसिकली क्या करो, ट्राई कर सकते हो इस तरह से भी लिखने का। तो 2,1, 2,2, 2,3 उसके नीचे नीचे लिखते जाएंगे एंड देन 3,1, 3,2 एंड देन 3,3। क्लियर, चलो तो ये हमने बना लिया एक सेट और ये है क्या, बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a क्रॉस a। डन, देख सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट भी यहाँ पे 9 है। ओके हमने एक काम कर लिया। अब हमें रिलेशनशिप चाहिए कैसा वाला, जिसमें r में क्या डिफाइंड है, x, y तो होना चाहिए एंड ऐसा होना चाहिए सच दैट x, y, दैट मीन्स इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, इवन नंबर। क्या मतलब समझ में आया, इवन नंबर होना चाहिए। दैट मीन्स प्रोडक्ट इवन नंबर कब होता है, पहले मुझे ये बता दो आप। ठीक है, यहाँ तो आप देख देख के लिख सकते हो कि हाँ भाई ये होगा ये होगा, बट सोचो कि अगर बहुत सारे एलिमेंट्स होते तो आपको कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान में रहना होगा कि अगर बहुत सारे एलिमेंट्स होते तो सबको देख देख के तो नहीं लिख सकते। दैट मीन्स कुछ हमें सोचना पड़ता है इसके लिए। तो कैसा होना चाहिए, जब प्रोडक्ट इवन है इसका मतलब या तो उसमें से दोनों ही जो नंबर होंगे वो होंगे इवन। करेक्ट, देख लो कोई भी एग्जाम्पल लेकर 2 इंटू 2, 2 इंटू 4, 2 इंटू 6 या तो 6 इंटू 6, कुछ भी ले लो आप। इस तरह से कोई भी नंबर जब हम दोनों इवन लेते हैं तो उसका प्रोडक्ट क्या होता है, इवन। या तो फिर कोई भी एक नंबर दोनों में से आपका इवन होगा तब भी प्रोडक्ट इवन होगा या नहीं, टेल मी। यस, टेक द एग्जाम्पल 1 इंटू 2, 3 इंटू 2, 7 इंटू 2, 7 इंटू 4, कुछ भी कर लो, या तो 4 इंटू 2, 4 इंटू 3, कुछ भी ले लो आप। ऐसे एग्जाम्पल सेट करके देख सकते हो माइंड में, राइट। इसका मतलब हमारे पास कोई भी एक नंबर अगर इवन है या दोनों इवन है, हमें वैसा वाला सिलेक्ट करना है। डन, तो यहाँ पे इस रिलेशन के अंदर अगर मैं लिखूँ तो क्या क्या आएंगे एलिमेंट्स, 1,1 नहीं आएगा बिकॉज दोनों ऑड है। 1,2 लिख सकती हूँ, 1, फिर मैं 3 नहीं लिखूंगी। देन मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ से 2,1 लिख सकती हूँ, फिर 2,2 लिखा जा सकता है, 2,3 भी लिखा जा सकता है। देन उसके बाद हमारे पास 3,1 नहीं होगा, 3,2 हो सकता है। दैट्स ऑल, इजंट इट। इतने ही एलिमेंट्स आएंगे, देख लो आप। यहाँ से क्या कोई और ऐसा बना रहा है, 1 इंटू 2 कितना, 1 इंटू 1 कितना होता है, 1 होता है, राइट। ये भी अपना ऑड हो गया, ये इवन हो गया, फिर ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है, फिर ये वाला इवन है। दैट मीन्स टोटल अपने पास कितने नंबर आए, 5। यू कैन सी यही है अपने पास रिजल्ट। करेक्ट, तो ये जो रिलेशन मैंने लिखा ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। बट ये है किस तरह के फॉर्म में, अगर मैं आपसे पूछूं तो करेक्ट ये था रिलेशन अपने सेट बिल्डर फॉर्म में, इजंट इट। ये था अपने सेट बिल्डर फॉर्म में।
ओके और ये जो रिलेशन है वो है अपने रोस्टर फॉर्म में या तो बोलो आप टेबुलर फॉर्म में। अंडरस्टूड द डिफरेंस, राइट? तो रिलेशन को हमने देख लिया कि दो तरीके से कैसे लिखना है। ओके अब आप देखोगे तीसरा तरीका। तो अब तीसरे तरीके के पहले हमें कुछ एक और बातें जान लेनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद मैं दिखाऊंगी कि कैसे हम तीसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं अपने रिलेशन को और कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है। डन? तो तीसरा तरीका नहीं, मतलब समझ लो दूसरा ही तरीका, बिकॉज ये जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म या तो आप बोलो रोस्टर फॉर्म, दोनों एक दूसरे का ही फॉर्म है, एक दूसरे का ही तरीका है। तो चलो सबसे पहले उसके पहले हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। जैसे आपने देखा था टोटल नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो उसी तरह से हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस की। तो गलती से कोई बच्चे ने अगर यहाँ नोटिस किया हो तो देखो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है यहाँ, 1 2 3 4 5। तो ऐसा मत बोलना कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस तो यहाँ पे आए वो 5 आए, नहीं, वो नहीं है यहाँ। क्यों? बिकॉज ये हमने अगर जो बोलना है 5, वो किसका आंसर है? वो है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस पर्टिकुलर रिलेशन। बट ऐसा कहीं भी नहीं डिफाइन किया गया है कि सिर्फ यही एक रिलेशन बनाया जा सकता है इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से। हमने जो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया, इनमें से कितने ऐसे रिलेशंस बन सकते हैं? जैसी टेक द एग्जाम्पल ऑफ फैमिली। अगर कुछ नहीं ध्यान में आया, एकदम रिलेट करने के लिए ट्राई करो फैमिली का रिलेशन, एक एग्जाम्पल लेने का। अब वहाँ पे आपने देखा है ना कि बहुत सारे तरह के अपने पास रिलेशंस हो सकते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे भी ये जो एलिमेंट्स हैं इनसे हम बहुत तरह के रिलेशंस बना सकते हैं। एम्प्टी रिलेशन भी बना सकते हैं जिसमें कुछ भी, किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे मैं अगर एक रिलेशन कुछ इस तरह का लिख दूँ कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो ये भी एक रिलेशन है। अगर मैं एक रिलेशन लिख दूँ जिसके अंदर, चलो लेट अस अज्यूम इसका नाम दे दिया मैंने Rn, तो इसके अंदर मैंने अगर सारे एलिमेंट्स लिख डाले A क्रॉस A के, तब ये भी एक रिलेशन है। दैट मीन्स सभी एक दूसरे से रिलेटेड है कुछ इस तरीके से। अगर मैं बोलूँ कि R के अंदर मैंने सिर्फ ये लिया है, तो ये भी एक रिलेशन है। अगर मैंने सोचो कि एक RM ले लिया है और उसके अंदर बोल दिया है कि सिर्फ 1,3 है, तो यस दिस इज ऑल्सो एन रिलेशन। अंडरस्टूड? दैट मीन्स ऐसे कितने तरह के रिलेशन बन सकते हैं? जितने तरह के, जितने दैट मीन्स जितने नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे किसके? A क्रॉस A के। अंडरस्टूड? तो बेसिकली क्या है, ये कर सकते हैं हम डिफाइन कुछ इस तरह से कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशनशिप जो होंगे यहाँ, रिलेशंस जो होंगे वो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B होंगे। या तो A क्रॉस A बोल लो, R क्रॉस R बोल लो, जो भी अपने पास डिफाइंड है। अगर हमने टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बताने हैं A क्रॉस B के अंदर, तो फिर हम इसका निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ सबसेट। तो लेट अस अज्यूम कि अगर टोटल नंबर ऑफ A जो है अपना, दैट मीन्स A में जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है अगर वो P है और इसमें अगर Q है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने आते थे? दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दैट मीन्स P इंटू Q। तो ऑफकोर्स जो टोटल नंबर ऑफ अपने पास सबसेट्स होंगे, दैट मीन्स बेसिकली द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे, वो कितने हो जाएंगे? 2 टू द पावर PQ। Isn't it? वही होगा आंसर। तो देख लो अब लास्ट वाले एग्जाम्पल में भी अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि कितने टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बन सकते हैं, तो क्या हो जाएगा आंसर? करेक्ट, 2 टू द पावर 9। यू कैन सी 9 एलिमेंट्स हैं, तो 2 टू द पावर 9 नंबर ऑफ यहाँ पे रिलेशंस बन सकते हैं आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्लियर है? अभी बात सबको समझ में आ गई, तो एकदम अच्छे से इसको ध्यान से माइंड में बिठा लो। अब देखते हैं इसके आगे का। और ये देखो, जब मैं बात कर रही थी रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन की, तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपको ऑलरेडी दिखा दिया है कि कैसे हम रोस्टर मेथड या तो फिर सेट बिल्डर मेथड से दिखा सकते हैं, है ना? जहाँ आपने देखा था कि पूरा रिप्रेजेंट करके दिखाया जाता है। दैट मीन्स या तो डिफाइन करके डेफिनेशन से दिखाओ या तो फिर उसके सारे एलिमेंट्स को आप लिख डालो, तो वो हो जाता है रोस्टर फॉर्म। डन? तो ये तरीका हमें पता है। अब एक और तरीका होता है एरो डायग्राम। एरो डायग्राम के थ्रू भी हम रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, बस यहाँ पे अब क्या करो, आप एक चीज़ जो यहाँ पे लिखी हुई है ऑलरेडी, मैंने बारी बारी से लिखा हुआ है, सो दैट ये जो तरीका है लिखने का वो आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाए। सबसे पहली बात, ARB इस तरह से जो लिखा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि A, B जो है वो बिलोंग करता है R को, या तो फिर आप बोलो A इज रिलेटेड टू B। इस दोनों का ही मतलब एक है कि A, B बिलोंग्स टू R का मतलब यही है कि A B से रिलेटेड है, और ये वही लिखा हुआ है, A इज रिलेटेड टू B। किस तरह से रिलेटेड है? इट विल डिपेंड अपॉन कि R को आपने कैसे डिफाइन किया है।
अंडरस्टूड। और जिस तरह से भी डिफाइन कर दो आप, जब भी हम रिलेशन निकालते हैं तो रिलेशन हमेशा ही क्या होता है, सबसेट होता है A क्रॉस B का। इनफैक्ट इसको भी आप प्रॉपर सबसेट नहीं, सबसेट बोल सकते हो। डन, समझ रहे हो ना बात, कि इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते इसके अंदर, बट उसके बराबर भी लिखा जा सकता है, बिकॉज अपना जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो भी एक रिलेशन है। अंडरस्टूड, उसमें दैट मीन्स सारे ही नंबर एक दूसरे से रिलेटेड होंगे जिस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट में रिलेटेड हैं, सबके ऑर्डर्ड पेयर। डन, क्लियर। तो यहाँ पे A, B बिलोंग्स टू R बोलो या A रिलेटेड टू B बोलो, दैट मीन्स यहाँ R को हमें डिफाइन करना होता है, और उसी डिफिनेशन को या तो आप रोस्टर फॉर्म में दिखा सकते हो, सेट बिल्डर फॉर्म में, या तो फिर एरो डायग्राम से। तो चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल में ले लेते हैं कि R को हमने कुछ इस तरह से डिफाइन कर दिया, कि R को यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, लेट अस अज्यूम A, B सच दैट यहाँ पे चलो A प्लस B इज इक्वल टू, मैंने कर दिया, क्या कर सकती हूँ, 8। डन, ओके, ऐसे डिफाइन कर दिया है। एंड हियर जो A है इसके साथ ही आप लिख सकते हो A बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड B बिलोंग्स टू कैपिटल B होगा। डन, ठीक है, दैट मीन्स R इज रिलेटेड टू, इस तरह से है, और यहाँ पे A को डिफाइन कर देते हैं 1 2 3 4 जो हमारे पास गिवन है, और B को हमने डिफाइन कर दिया है 5 6 7 8। डन, ठीक है, ओके, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे A एंड B डिफाइंड है और रिलेशन R भी डिफाइंड है। इसका मतलब हमें जो रिलेशन निकालना है वो A क्रॉस B से निकालना है, तभी ऑर्डर्ड पेयर इस तरह से लिखे गए हैं, है ना। या तो यहाँ ऐसे भी लिखा जा सकता था, R डिफाइंड बाय दिस एंड दिस इज द रिलेशन ऑन A क्रॉस B। डन, किसी भी तरह से लिख सकते हैं, आप क्वेश्चंस पे देखोगे कैसे लिखा जाता है। अब देखो A में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर डालो ऐसे, इसको नाम दे दो। B में जो भी है एलिमेंट्स उसको रिप्रेजेंट कर डालो इस तरह से बॉक्स में, और फिर यहाँ पे इसका नाम दे दो। अब किस तरह से रिलेटेड है, इसका मतलब जब हमने A प्लस B किया, दैट मीन्स जो भी हम ऑर्डर्ड पेयर में लिख रहे हैं उन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 8। गॉट द आइडिया। तो सबसे पहले आपको रोस्टर फॉर्म पता है, तो यहाँ पे अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूँ, ये तो था अपने सेट बिल्डर फॉर्म में, है ना। अब अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या हो सकता है, सोचो A में दैट मीन्स A यहाँ से आएगा, 1 को मैं किसके साथ लिखूँ कि अपना जो एडिशन है वो 8 आए, 1 को ऑफकोर्स 7 के साथ लिख सकती हूँ, किसी और के साथ क्या लिखा जा सकता है, नहीं, राइट। चलो अब 2 को किसके साथ लिख सकते हैं, ऑफकोर्स आप बोलोगे 6 के साथ लिख सकते हैं। फिर 3 को और किसी के साथ नहीं लिख सकते, 3 को फिर किसके साथ लिख सकते हैं, 3 को भी मैं 5 के साथ लिख सकती हूँ। 4 को किसके साथ नहीं लिखा जा सकता, बिकॉज यहाँ जितने भी एलिमेंट है उसके साथ किसी के साथ भी ऐड करो तो 8 नहीं आ रहा है। दैट मीन्स ओनली दिस 3 विल बी द एलिमेंट्स ऑफ दिस रिलेशन। जो डिफाइंड है उसके हिसाब से बस यही रिलेशन अपने पास बन रहा है। तो दिस वॉज द सेट बिल्डर फॉर्म एंड दिस वॉज द रोस्टर फॉर्म। अब इसको देखो एरो डायग्राम में क्या करेंगे हम, 1 को किसके साथ हम यहाँ रिलेट कर सकते हैं, 1 को 7 के साथ, तो दे दो यहाँ एरो। 2 को किसके साथ रिलेट कर सकते हैं, 2 के साथ हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे 6, तो 2 के साथ आप 6 को एरो दे दो। 3 के साथ किसको ऐड करने पे हमें 8 मिलेगा, तो 3 के साथ 5 को ऐड करने पे तो यहाँ दे दो एरो। 4 को हम छोड़ सकते हैं एज इट इज, बिकॉज इसका किसी के साथ कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। सो दिस इज नथिंग बट एरो डायग्राम ऑफ द रिलेशन, और यहाँ पे आप दिखा सकते हो A to B इज रिलेटेड बाय दिस पर्टिकुलर रिलेशन R, जो कि यहाँ ऑलरेडी डिफाइंड है। अंडरस्टूड। तो ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन में ये डेफिनेशन ना देके सिर्फ और सिर्फ ये आपके पास पिक्चर हो और बोल दिया गया हो कि दिस इज नथिंग बट एरो डायग्राम। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दैट व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ A या व्हाट आर द एलिमेंट्स इन B, या तो फिर क्या है रिलेशनशिप यहाँ पे इन दोनों के बीच में, यहाँ से पूछा जा सकता है। क्लियर। तो इसका मतलब समझ लो कि ये कुछ नहीं, ये जो डेफिनेशन है उसी को इसने यहाँ पे डिफाइन कर दिया थ्रू दिस एरो डायग्राम। डन, अंडरस्टूड द पॉइंट। अब यहाँ से ही कुछ और चीज़ें आप समझने वाले हो अभी आगे। देखो अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में और आगे भी काम आने वाला है, दोज आर डोमेन, इमेज, रेंज एंड कोडोमेन। ओके, तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लो एरो डायग्राम से। तो हमेशा ध्यान रखना, आप एरो डायग्राम ले लो या तो फिर रोस्टर फॉर्म ले लो, दोनों से ही हम डोमेन, रेंज, इमेज और कोडोमेन की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, लेट अस अज्यूम ये A है, ये B है। डन। अब मैंने जस्ट रैंडमली, क्योंकि आपको पता है कि रिलेशन में ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलरली एकदम डिफाइन करना चाहिए कोई प्रोसेस, कोई तरीका, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बताया था ना कि कुछ भी एम्प्टी सेट भी जो है वो भी आपका एक रिलेशन है
है ना। पूरा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो भी आपका एक रिलेशन है, अगर उसमें सिर्फ एक एलिमेंट लिखते हो तो वो भी आपका एक रिलेशन है। दैट मीन्स कैसे भी आप यहाँ पे एक दूसरे के साथ यहाँ फॉर्म कर सकते हो मैपिंग। तो यहाँ देखो, अगर मैं a को 5 के साथ कर लूँ मैप, ठीक है, 2 का इमेज में बना दूँ यहाँ पे 6 और 4 को लेटेस्ट एज्यूम मैंने दे दिया है 8, तो दिस इज ऑल्सो अ रिलेशन। और यहाँ पे बस मैं दिखा दूंगी A to B इज गोइंग लाइक दिस एंड दिस इज डिफाइंड बाय R। डन, ठीक है। तो अगर मैंने इस तरह से डिफाइन किया है एक रिलेशन, और यहाँ पे अगर मेरे से किसी ने पूछा है कि व्हाट इज डोमेन, तो यहाँ पे डोमेन का मतलब है वो सारे एलिमेंट जो कि इस मैपिंग में हिस्सा ले रहे हैं फ्रॉम द फर्स्ट सेट। तो मुझे बताओ किन किन के इमेज हमें मिल रहे हैं, किस किस इनपुट के लिए हमारे पास आउटपुट अवेलेबल है। ऑफ कोर्स 1 के लिए, 2 के लिए एंड 4 के लिए। तो यहाँ पे जो डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा, ए के वो सारे एलिमेंट जिसके लिए हमारे पास इमेज हैं, दैट मीन्स 1, 2, 4, और वो हम इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पे आप ऑर्डर पेरेंट मत लिखने लग जाना, बिकॉज दिस इज अ सेट। डन, क्लियर। तो ये हमने लिख दिया डोमेन। अब इसी क्वेश्चन के लिए अगर मुझसे पूछा जाए व्हाट इज द रेंज, तो यहाँ रेंज क्या है, रेंज का मतलब जहाँ पे हमें वैल्यू मिल रही है, दैट मीन्स आउटपुट। तो ये समझ लो डोमेन यहाँ पे कुछ नहीं बल्कि होता है इनपुट, ठीक है, और यहाँ रेंज जो है वो होता है अपना आउटपुट। किस इनपुट के लिए हमें क्या आउटपुट मिली है, दैट इज ओनली योर रेंज। तो आउटपुट क्या क्या मिली है, सिर्फ 5, 6 एंड 8, नथिंग एल्स। तो दिस इज योर रेंज ओवर हियर। और यहाँ अगर मैं बात करूँ को डोमेन की, इसका मतलब होता है जो सेट बी है आपका वो पूरा का पूरा ही को डोमेन है, दैट मीन्स बी एंड दैट इज इक्वल टू 5, 6, 7, 8, 9, ये पूरा ही अपना है को डोमेन, करेक्ट। और ये जो बात करी है इमेज की, इमेज कुछ नहीं बल्कि सेम एज रेंज होता है। सो रेंज बोलो, इमेज बोलो या आउटपुट बोलो, सारे के सारे सेम है। अंडरस्टूड, क्लियर, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट डोमेन, रेंज, कोडोमेन एंड इमेज, करेक्ट। अब देखो ये तो प्रॉपर एक एग्जाम्पल की तरह से समझा आपने। अब सोचो कि मैंने एक रिलेशन R1 लिखा है और इसके अंदर लिख डाला 1, यहाँ पे 7, ठीक है, और फिर 2, लिख डाला मैंने 8, डन। ऐसा भी लिख दिया 1, 6, ज़रूरी नहीं कि एक ही बार लिखो आप यहाँ। फिर मैंने लिख दिया 3, 9, ठीक है, और फिर लिख दिया मैंने 4, 7, ठीक है, ऐसे बना दिया। ऐसा हो सकता है, ऐसे एक रिलेशन में डिफाइन कर सकती हो। अब इस रिलेशन से मैंने अगर बोल दिया आपको कि इसका डोमेन लिखो, तो व्हाट विल बी द डोमेन ओवर हियर, डोमेन हो जाएगा जो भी अपने ऑर्डर्ड पेयर है उसका पहला एलिमेंट है वो है अपना डोमेन। दैट मीन्स क्या है पहला एलिमेंट, यहाँ 1, 2, यहाँ देख सकते हो 1 रिपीट हो रहा है तो हम एक ही बारी लिखेंगे, दोबारा नहीं लिखेंगे, 3 एंड 4। सो व्हाट विल बी द आंसर, 1, 2, 3, 4 is the domain of this particular relation R. Done? Clear? चलो कलर चेंज कर लेती हूँ so that समझ में आए भाई इसके लिए लिखा है, ओके। तो इस रिलेशन के लिए डोमेन हो गया ये। अब इसके लिए अगर मुझे रेंज लिखना है तो R मत लिख डालना, R को रियल नंबर भी बोल सकते हैं, ये पर्टिकुलर रिलेशन भी बोल सकते हैं। तो R1 के लिए यहाँ रेंज क्या है, जो इमेज है, और वो कैसे मिलता है, जो भी अपने ऑर्डर्ड पेयर में सेकेंड एलिमेंट है, देख सकते हो सेकेंड एलिमेंट क्या है, 7, 8, यहाँ 6 है, 9 है और ये 7 है। तो 7 दो बार रिपीट हुआ है तो हम नहीं लिखेंगे, तो क्या क्या लिखेंगे, 6, 7, 8, 9, दैट्स ऑल, दिस इज योर रेंज। अब यहाँ से भी अगर मुझे कोडोमेन लिखना है, ठीक है, कोडोमेन अगर मुझे लिखना है तो मैं यहाँ से नहीं लिख पाऊंगी। वाई, बिकॉज जब तक अगर सिर्फ इतना बोला गया है तो मुझे आइडिया इतना ही लगा है यहाँ से कि दिस इज़ द डोमेन एंड दिस इज़ द रेंज। बट अगर मुझे कोडोमेन लिखना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे ये जानना होगा कि ये जो रिलेशन है वो किन दोनों के बीच का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, दैट मीन्स कहाँ से लिया गया है। तो अगर यहाँ बता दिया गया है कि R1 इज़ फ्रॉम A क्रॉस B और A के अंदर भाई ये चीज़ें हैं और B के अंदर ये चीज़ें हैं, फिर मैं वहाँ से देख के आराम से बता सकती हूँ कि व्हाट विल बी द डोमेन, कोडोमेन। बट अगर नहीं बताई गई हैं चीज़ें तो बस आप इतना ही बोल सकते हो यहाँ कि कोडोमेन जो होगा कुछ नहीं बल्कि दिस इज द सुपर सेट ऑफ दिस पर्टिकुलर रेंज। अंडरस्टूड? तो हमेशा ध्यान रखना जो अपना रेंज है
रेंज इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ अपना कोडोमेन, है ना। आपने हर केस में देखा है कि रेंज कहाँ से मिलेगा, इस पूरे बक्से से ही मिलेगा। इस पूरे बक्से में क्या है, पूरा का पूरा नंबर, जो कि हम बोलते हैं कोडोमेन है। नंबर जरूरी नहीं है, एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट। सो उससे बाहर हमें नहीं मिलने वाला। सो दैट इज योर सुपर सेट, किसका, तो रेंज का, दैट मीन्स द इमेज का। क्लियर। तो इसलिए रेंज जो है हमेशा ही अपना सबसेट होता है कोडोमेन का। डन। तो कोडोमेन के बारे में अगर जानना है तो हमें बी के बारे में जानना होगा। अगर नहीं पता है तो ओनली यू कैन टेल अबाउट द डोमेन, रेंज, या तो फिर आप बोल लो इमेज। करेक्ट। अब यहीं पे अगर मैं बात कर लूँ कि इसके आगे कुछ और चीज़ें जाननी है तो चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस पर्टिकुलर अपना चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस में। ओके तो यहाँ पे रिलेशंस एंड फंक्शंस के अंदर टाइप्स ऑफ रिलेशंस जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, तो जितने भी अपने टाइप्स हैं उन वो यही सारे पांचों हैं। तो सबसे पहले क्या है, एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। तो एम्प्टी रिलेशन से समझ में आ ही रहा होगा, अभी अभी एग्जाम्पल भी आपने बहुत सारे देखे हैं कि एम्प्टी रिलेशन दैट मीन्स उसके अंदर कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं होगा, एम्प्टी होगा वो। करेक्ट। तो वो भी एक रिलेशन है। जो अपना यूनिवर्सल रिलेशन है दैट मीन्स उसके अंदर पूरे के पूरे कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाते हैं, दैट मीन्स सारे ही एलिमेंट, तो वो भी अपना एक रिलेशन है जिसमें कि सारे तरह के ऑर्डर पेयर इंक्लूड किए जाएंगे, बशर्ते कि जो ऑर्डर पेयर है वो क्या होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए कि पहला एलिमेंट कहाँ से होना चाहिए, पहले सेट से, और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से। डन। ठीक है, अंडरस्टूड द थिंग। तो ये हो गया अपना एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन, और इन दोनों को कंबाइंड करके हम बोलते हैं दिस इज नथिंग बट ट्राइवियल रिलेशन। ओके तो इसका उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं आता है यूज में, बस इतना समझ लो कि जो पहला वाला है वो एम्प्टी है तो उसको हम फाइल से डिफाइन करते हैं, और जो दूसरा है वो यूनिवर्सल सेट है और उसको हम ए क्रॉस ए से बोलते हैं। दैट मीन्स पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट उसके अंदर है। डन। अब जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये तीनों हैं, तो एक एक करके सबको अच्छे से समझेंगे और उसकी बारीकियों को देखते हुए कुछ कुछ क्वेश्चंस भी करते जाएंगे। डन। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। रिफ्लेक्सिव रिलेशन नाम से समझ में आ रहा है ना, रिफ्लेक्शन की हम बात कर रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ हम टोटल पूरे अपने इमेज की बात करेंगे। अंडरस्टूड। दैट मीन्स देख सकते हो एग्जाम्पल में भी 2 एप्पल लिया हुआ है मैंने, तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है, 2 आइडेंटिकल चीज़ें जब साथ में हो ऑर्डर्ड पेयर में तो उसे ही हम बोलते हैं आइडेंटिकल अपना, या तो बोल दो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसका मतलब डेफिनेशन जो है वो कुछ इस तरीके का है कि अगर अपना ए कॉमा ए दैट मीन्स खुद के साथ खुद का, तो हम क्या बोलते हैं, इसको डबलेट बोलते हैं, या तो बोलो आइडेंटिटी रिलेशन। तो अगर खुद के साथ खुद का अगर मैं पेयर करूं तो वो उस रिलेशन में रिलेटेड होना चाहिए, तो वो एक रिलेशन में अगर डिफाइंड है, अगर वहाँ मौजूद है तो हम उसे बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बट यहाँ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड क्या है कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। इसका क्या मतलब हुआ, लेट अस टेक एन एग्जांपल। ए इक्वल्स टू अगर मैंने बोला है 1, 2, 3, ठीक है, ओके ये लिख लिया मैंने। अब अगर मुझे यहाँ पे एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाना है तो मुझे रिलेशन कुछ इस तरह से बनाना होगा कि 1 का 1 के साथ ऑर्डर पेयर होना चाहिए, सिमिलरली 2 का 2 के साथ, और साथ ही 3 का 3 के साथ। उसके साथ चाहे तो आप कुछ भी यहाँ ऐड कर लो, उससे कोई मतलब नहीं है, बट दिस 3 मस्ट बी देयर। ओके दीज मस्ट बी देयर। अगर ये तीनों में से कोई भी एक एब्सेंट है, कोई भी एक एब्सेंट हो गया, लेट अस अज्यूम R1 में मैंने सिर्फ लिख लिया 1,1, ठीक है, और 2,2, तो फिर ये जो है रिलेशन वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए क्या कंडीशंस है कि फॉर ऑल दैट मीन्स फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, दैट मीन्स जहाँ से भी मैंने ये रिलेशन लिखना है, तो जहाँ से भी कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, भले वो ए क्रॉस ए का हो, ए क्रॉस बी का हो, तो हमें वो चेक कर लेना होगा कि ए में दैट मीन्स पहले जो सेट में है उसमें जितने भी एलिमेंट है उनका क्या डबलेट मौजूद है। अगर तो किसी एक का भी डबलेट नहीं है तो दैट मीन्स दैट इज नॉट द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर है ये पॉइंट एकदम अच्छे से। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आइडेंटिटी रिलेशन मस्ट बी प्रेजेंट। इसका मतलब डबलेट ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी देयर, मस्ट बी देयर। अंडरस्टूड। लेट अस टेक एन अनदर एग्जाम्पल। अगर मैंने बोल दिया यहाँ पे एक सेट ले लिया है बी, और बी के अंदर मैंने ले लिया ए कॉमा बी। डन। अब एक रिलेशन मैंने डिफाइन कर लिया यहाँ पे जिसमें है ए कॉमा बी,
ठीक है, बी क्रॉस बी ही करना था मुझे, ठीक है, बी क्रॉस बी से मैं ही ले रही हूँ। तो ए कॉमा बी है, फिर ए कॉमा ए है, ठीक है, और फिर लेट अस अज्यूम मैंने ले लिया यहाँ पे बी कॉमा ए ले लिया है, डन। और पूछूं कि क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्या बोलोगे आप? देखो ए कॉमा ए है बट बी कॉमा बी नहीं है, दैट मीन्स दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर? ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए? ईच एंड एवरी एलिमेंट के डबलेट मौजूद होने चाहिए, दैट मीन्स आइडेंटिटी रिलेशन शुड बी देयर। उसके साथ चाहे आप कुछ भी लगा दो। लेट अस अज्यूम अगर मैंने R2 के अंदर ये तीनों के साथ साथ दैट मीन्स A कॉमा A, फिर A कॉमा B, फिर B कॉमा A और साथ ही साथ B कॉमा A लिख डाला, तो देख लो आप यहाँ पे B कॉमा बी भी है, A कॉमा A भी है, बस इन दोनों को मैंने चेक करना है। अगर ये दोनों हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 ही एलिमेंट है A कॉमा B, दोनों के ही डबलेट हैं, तो इसका मतलब चाहे उसके साथ कुछ भी हो मैं आराम से बोल सकती हूँ, बट कंडीशन अप्लाइड की। यहाँ पे ऐसा नहीं कि रिलेशन के अंदर मैंने ऑर्डर्ड पेयर ही उल्टा लिख डाला। लेट अस अज्यूम C कॉमा D लिख दिया, तो ऑफकोर्स जब वो है ही नहीं वहाँ से तो आप नहीं लिख सकते हो। जो वैलिड अगर रिलेशनशिप आप लिख रहे हो, वैलिड रिलेशन लिख रहे हो, तो उस रिलेशन में बस इतना ध्यान रखना कि जो भी एलिमेंट्स हैं उन सबके डबलेट होने चाहिए, तो दैट विल बी योर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर? अंडरस्टूड? अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ ट्राई करो कि एक बारी कमेंट में ज़रूर लिख देना कि समझ में आया, और अगर कहीं डाउट है तो वो भी बताना, ठीक है? तो चलो अपने जेई के जीत सीरीज में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशनशिप की, ठीक है? अब सिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ? वहाँ देखे थे ना कि 2 आइडेंटिकल एप्पल दिखे थे आपको। अब यहाँ देखो, सिमेट्रिक का मतलब ये है कि लेट अस अज्यूम मैंने जो क्लास 11 और 12 के स्टूडेंट के बारे में बोला था, तो अगर लेट अस अज्यूम मैंने 2 सिस्टर्स को लिया है, ठीक है, उस रिलेशन में बात किया है, तो चलो एक रिलेशन डिफाइन किया था 2 सिस्टर का, तो ऐसे 2 मतलब ब्रदर और सिस्टर का, तो मैंने ऐसे ले लिया है। अब देखो अगर जो है पहली वाली जो गर्ल है यहाँ से वो दूसरी वाली की सिस्टर है, तो ऑफकोर्स जो दूसरी वाली गर्ल होगी क्या होगी? वो पहली वाली की सिस्टर ही होगी ना, है ना? ये बचपन में भी लॉजिक पढ़े थे, तो उसी लॉजिक पे बेस करके ये अपना सिमेट्रिक रिलेशन है। क्या बोलता है यहाँ पे कि अगर A इज रिलेटेड टू B है, इसका मतलब इफ A इज रिलेटेड टू B है, तो यहाँ से हमें ये समझ में आना चाहिए कि B इज ऑल्सो रिलेटेड टू A। अगर ये है इसका मतलब वो सिमेट्रिक रिलेशन है फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू जो भी अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट है। क्लियर? समझ में आई बात? ध्यान से देखो, अगर A कॉमा B रिलेट करता है R में, दैट मीन्स उसके अंदर मौजूद है, तो यहाँ से हमें ये ज़रूर मिल जाना चाहिए कि B कॉमा A भी उसी रिलेशन में है। जितने भी अपने A ले लो उसमें से, दैट मीन्स ये A B कहीं से नहीं बल्कि पहले वाले सेट में से आया है A क्रॉस B के। क्लियर? अगर ऐसी बात है तो हम बोलते हैं कि दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन। अब यहाँ पे जैसे कि हमने लास्ट वाले देखा था केस में, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या किया था? ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए चेक किया था जो A में है, बट यहाँ ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे हम सिर्फ उन्हीं को चेक करेंगे जिसके लिए हमारे पास गिवन है उस रिलेशनशिप में। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, अगर A इक्वल्स टू अपने पास है 1 2 3, डन, सेम एग्जाम्पल ले रही हूँ, ओके। अब मुझे जो रिलेशन है, रिलेशन किस में है? R इज इन A क्रॉस A। अगर A क्रॉस A में एक रिलेशन है, तो अगर लेट अस अज्यूम R1 में मैंने डिफाइन कर दिया है 1 कॉमा 1, 1 कॉमा 2, देन 1 कॉमा 3, ठीक है, एंड देन 3 कॉमा 1 और फिर 2 कॉमा 1। अगर मैंने इस तरह से बोला, ऐसा रिलेशन एक लिखा है, और मैंने आपसे पूछ डाला कि आप मुझे बताओ कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि भी पढ़ चुकी हूँ इसलिए मैं पूछ रही हूँ, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? क्या होगा आंसर? जल्दी बताओ, जल्दी से बता दो, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? आराम से आप क्या देख सकते हो, 1 2 3 इन तीनों का ही डबलेट होना चाहिए। क्या है यहाँ पे? सिर्फ 1 का डबलेट तो है, बाकी सब में से किसी का भी डबलेट नहीं है, तो बस लिख दो यहाँ पे इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। करेक्ट? नहीं है रिफ्लेक्सिव। क्या ये सिमेट्रिक है? देख लो, जब सिमेट्रिसिटी को हमें चेक करना है तो हम क्या करेंगे? जो भी गिवन है अपने एलिमेंट्स उसके लिए चेक करते हैं। जैसे जो गिवन ऑर्डर्ड पेयर होंगे, ऑर्डर्ड पेयर ही तो एलिमेंट है ना यहाँ पे, इसलिए मैं बोल रही हूँ एलिमेंट, जो गिवन एलिमेंट है दैट मीन्स गिवन ऑर्डर्ड पेयर है, उनमें से सिर्फ हमें चेक करना है क्या क्या है यहाँ ऑर्डर्ड पेयर 1 कॉमा 1, तो 1 कॉमा 1 का उल्टा समझ लो तो वही है, वो है यहाँ पे, दैट मीन्स दैट इज सिमेट्रिक।
ठीक है। 1,2 इसका उल्टा करो 2,1 है, यस इट इज देयर, डन। 2,1 का भी उल्टा करो तो 1,2 है, दैट मीन्स ऑफ कोर्स इट इज देयर। 1,3 का 3,1, दैट मीन्स समझ रहे हो, एक किसी को चेक करो तो उसका रिवर्स वहां पे है, दैट मीन्स वो अपना वहां मौजूद है, तो ये सिमेट्रिसिटी दिखा रहा है, सो दिस इज यस सिमेट्रिक। क्लियर। यहाँ पे हमने देखा कि 2,3 कहीं पे भी नहीं गिवन था, तो ऐसा नहीं कि अगर 2,3 नहीं है तो हम बोल देंगे इट इज नॉट सिमेट्रिक। जो गिवन है बस उसके लिए ही चेक किया जाता है, बट ऐसा नहीं था रिफ्लेक्सिव के केस में। रिफ्लेक्सिव के केस में जैसे देखो 1,1 है, गिवन है 1,1, बट 2,2 नहीं गिवन था, बट फिर भी हमें चेक करना होगा। तो रिफ्लेक्सिव में वी हैव टू चेक ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द गिवन सेट। डन। क्लियर है ये बात? यस, एकदम ध्यान में बिठा लेना। रिफ्लेक्सिव के केस में हमें सारे एलिमेंट के लिए चेक करना है, बट इन द केस ऑफ सिमेट्रिक ओनली जो गिवन एलिमेंट है उनके लिए ही चेक करते हैं। अंडरस्टूड द थिंग? एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो बस अब आगे समझो। इसके बाद हमें और क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है सिमेट्रिक के केस में? सिमेट्रिक के केस में हमेशा ध्यान देना कि अगर मैं R2 में लिखूं ये सारी चीज़ें 1,1, 2,2 एंड 3,3 और आपसे पूछ डालूं कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या आंसर होगा? यस इट इज़ रिफ्लेक्सिव, राइट। क्या ये सिमेट्रिक है? टेल मी। ध्यान देना, क्या ये सिमेट्रिक है? सबका आंसर क्या आया है? करेक्ट, इट इज सिमेट्रिक। ऐसा मत बोलना कि 1,2 है ही नहीं, 2,1 है ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो गिवन है सिर्फ उसके लिए चेक करना है। तो 1,1 है, उसका रिवर्स भी तो वही होता है, और हमें पता है कि सेट में हम रिपीट नहीं करते हैं एलिमेंट्स या ऑर्डर्ड पेयर। तो इसका मतलब जो भी अपने डबलेट्स हैं वो बाय डिफॉल्ट क्या है? सिमेट्रिक है। अंडरस्टूड? दैट मीन्स जितने भी डबलेट्स हैं वो हमेशा ही अपना रिफ्लेक्सिव टेस्ट भी पास करता है, साथ ही साथ सिमेट्रिक टेस्ट भी पास करता है। तो यस इट इज सिमेट्रिक। क्लियर? आगे आप पढ़ोगे ट्रांजिटिव के बारे में भी, वहाँ पे भी ये जो डबलेट है ना वो टेस्ट भी पास कर जाता है। दैट मीन्स डबलेट इज सुपर्ब। अंडरस्टूड? दैट मीन्स ये एकदम अपना ऑलराउंडर है। डबलेट को बोल के लेके आ जाओ तो वो भाई रिफ्लेक्सिव का टेस्ट भी पास कर लेता है, सिमेट्रिक का भी, साथ ही साथ ट्रांजिटिव का भी। बहुत ही इंटेलिजेंट है वो। क्लियर? तो हमेशा ध्यान रखना, अगर सिर्फ डबलेट है दैट मीन्स आप आंख बंद करके बोल सकते हो दिस इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। अगर रिफ्लेक्सिव बोला है आपने तो सबके डबलेट होने चाहिए, बट यही अगर लेटेस्ट अज्यूम मैंने R3 बोला रहता और उसके अंदर सिर्फ लिखती 2,2 एंड 3,3 और फिर पूछती आपसे कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, तो क्या होना चाहिए था आंसर? नो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। वाई? बिकॉज यहाँ पे 1 का डबलेट नहीं है। बट मुझे बताओ कि क्या ये सिमेट्रिक है? आंसर क्या होगा? येस इट इज सिमेट्रिक बिकॉज डबलेट्स ही है सिर्फ यहाँ पे, और डबलेट्स हमेशा ही सिमेट्रिक के टेस्ट को पास कर लेता है। डन है? क्लियर है? तो चलो अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि अपना ट्रांजिटिव, उसको देखते हैं। और इसके साथ ही आज का टॉपिक होता है यहाँ पे फिनिश। हमने एंटी सिमेट्रिक तक के सारे रिलेशंस को अच्छे से समझ लिया है और सॉल्व उसके किए हैं सारे प्रॉब्लम्स। तो आई एम श्योर आपने जितने भी क्वेश्चंस देखे और कॉन्सेप्ट देखे उनको अच्छे से समझा होगा आपने, राइट। तो बने रहो फॉर द नेक्स्ट क्लास जहाँ पे हमने स्टार्ट करना है एंटी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव रिलेशन, साथ ही साथ इक्विवेलेंस रिलेशन एंड इक्विवेलेंस क्लास, राइट। और उसके साथ ही अपना होगा रिलेशंस का चैप्टर खत्म। उसके बाद हम चलेंगे आगे फॉर द फंक्शंस। तो जुड़े रहो। यू ऑलरेडी नो दिस इज लर्नो हब, फ्री है पर बेस्ट है।